अब हमारा जो टॉपिक है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस के हम कॉम्प्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखें, जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन होती है। इस चीज़ को समझ लें। ये देखें, डायबिटीज़ मेलाइटिस में नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन, ग्लाइकेशन का मतलब है कोई भी इंजाइम यूज़ नहीं हो रहा है, ग्लाइकेशन हो रही होती है विदाउट इंजाइम। अब इसमें देखें क्या होता है, आपका ये ब्लड वेसल्स है। अब जो ब्लड वेसल है यहाँ पे जो उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, लेकिन कोई भी इंजाइम यूज़ नहीं होता। ग्लूकोज की क्या होती है, डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, डिपॉजिट हो जाता है विदाउट इंजाइम। इसको बोलते हैं नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन ब्लड वेसल के अंदर। और उसकी वजह से क्या होता है, फिर जो ब्लड वेसल की जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है, यानी मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। उसकी वजह से क्या होगा, डिफ्यूज़ थिकनिंग हो जाएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन की। ब्लड वेसल के अंदर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी डिफ्यूज़ थिकनिंग हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, वो ब्लड वेसल है डैमेज हो जाएगी। और डैमेज होने की वजह से वो क्या होगी, फ्रजाइल हो जाएगी, नाजुक हो जाएगा। उसकी वजह से वो हेमरेज वगैरह उसमें हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करें लार्ज वेसल डिजीज़। मैंने आपको बता दिया थीरोस्क्लेरोसिस कैसे होती है, क्योंकि थीरोस्क्लेरोसिस इतना होती है, एक तो पहले कोलेस्ट्रॉल वगैरह का क्या डेपोजिशन होती है, तो ग्लूकोज की भी डेपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है। क्यों, वो उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी डिफ्यूज़ थिकनिंग बेसमेंट मेम्ब्रेन की होती है, और वो फ्रजाइल होकर डैमेज हो जाती है। अब सेकंड उसने बोला CAD, क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ लिखा हुआ, वो कैसे होती है। देखें, नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन में क्रोनी आर्टरी डिजीज़ कैसे होती है। देखें, ये जो नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन अगर हार्ट में हो रही है, हार्ट की वेसल्स में हो रही है, तो क्रोनी आर्टरी डिजीज़ डेवलप होगी। देखिए, जो लार्ज वेसल्स हैं उसकी बात करें, आर्थीरोस्क्लेरोसिस मैंने ऊपर वाला मैकेनिज्म बता दिया कैसे होती है। अगर नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन हो रही है हार्ट में तो क्या होगी, क्रोनी आर्टरी डिजीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है और सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़, अगर यही मैकेनिज्म आपका क्या हो रहा है, ब्रेन में CNS में हो रहा है, तो क्या होगा, सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ होगी। और यही फिनोमेना अगर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ में हो रहा है तो क्या होगा, नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन अगर पेरिफेरल में वैस्कुलर डिजीज़ में हो रहा है, पेरिफेरल की वेसल्स में हो रहा है, तो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो जाएगी। देखिए, इस चीज़ को समझिए, यहाँ पे पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, ये यहाँ पे हम लिखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ में। अगर नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन हो रही है पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ में, तो क्या होगा, उसका जो ल्यूमन है ब्लड वेसल का वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों डिक्रीज़ होगा, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज की नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन हो रही है, डेपोजिशन हो रही है ग्लूकोज की। ये आपका एक लिम्फ की वेसल ले जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज की नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन होने की वजह से वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। कॉम्प्रोमाइज़ होने का मतलब वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगी। डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे फिर हाइपोक्सिया, इस्कीमिया वगैरह हो जाएगा और एम्पुटेशन हो जाएगी। तो बेसिकली पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, अगर डायबिटिक पेशेंट में पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो रही है तो वहाँ पे हम उस जगह को फिर एम्पुटेट कर देते हैं। ठीक है, अगर वेसल वहाँ पे नहीं आ रही तो एम्पुटेशन। अब यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे जो मोस्ट MCQs आता है, फेवरेट क्वेश्चन आता है कि MI, तो मोस्ट कॉमन डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होती है, MI इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ होती है, MI में MCQs है बहुत फेवरेट। अब स्मॉल वेसल डिजीज़ में क्या होता है, हाइलेन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है, आर्टियोल्स की स्क्लेरोसिस हो रही होती है स्मॉल वेसल डिजीज़ में नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन की वजह से। अब नेक्स्ट इसने बता दिया ग्लूकोज की अकामुलेशन की वजह से बेसिकली हो रहा होता है स्मॉल वेसल्स में, तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होगी और रेटिनोपैथी होगी। देखें, रेटिनोपैथी का मैकेनिज्म समझे, लेकिन कैसे होती है। ये आपकी रेटिनोपैथी है। आपको पता है ना, जो आपकी वेसल्स होती हैं रेटिना की, उसके इर्द गिर्द पेरिसाइट्स होता है। तो पेरिसाइट्स में क्या होता है, बेसिकली वो डैमेज हो जाता है ग्लूकोज की नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन की वजह से। जब पेरिसाइट डैमेज होता है तो क्या होगा, वहाँ पे माइक्रो एनोरिज्म हो जाता है वेसल्स का, माइक्रो एनोरिज्म हो जाएगा। जब माइक्रो एनोरिज्म होगा तो क्या होगा, वो वेसल्स रप्चर हो जाएंगी। रप्चर होने की वजह से वहाँ पे हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया होने की वजह से इस्कीमिया होगा, और इस्कीमिया होने की वजह से न्यू वेसल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और न्यू वेसल की फॉर्मेशन होने की वजह से पेशेंट को रेटिनोपैथी हो जाएगी। अब न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी भी यही इसकी सिम्टम्स आ रही होती हैं। अब दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि ऑस्मोटिक डैमेज कैसे होता है, इस चीज़ को समझिए। यहाँ लिखा हुआ ऑस्मोटिक जो डैमेज है वो कैसे होता है, क्योंकि वो सॉर्बिटॉल की अकामुलेशन हो रही होती है आर्गन्स में विद आल्डोज रिडक्टेज। देखें, इस चीज़ को पहले मैकेनिज्म को, आप फिनोमिना को समझे। आपको पता है जो ग्लूकोज होता है वो किस चीज़ में चेंज होता है, वो सॉर्बिटोल में चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डोज रिडक्टेज, और सॉर्बिटोल नेक्स्ट किस में चेंज होता है, फ्रुक्टोज में।
विद द हेल्प ऑफ सॉर्बिटोल डीहाइड्रोजिनेस। अब यहाँ पे मैकेनिज्म ये है कि कुछ टिश्यूज़ होते हैं जिसमें क्या होता है, सॉर्बिटल डीहाइड्रोजिनेस एब्सेंट होता है। जब सॉर्बिटल डीहाइड्रोजिनेस एब्सेंट है तो क्या सॉर्बिटल फ्रुक्टोज में चेंज हो पाएगा? ऑफ कोर्स नहीं चेंज हो पाएगा, और सॉर्बिटोल की अकामुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है। जब सॉर्बिटोल की अकामुलेशन होती है तो सॉर्बिटोल क्या करवाता है, ये ऑस्मोटिक डैमेज करवा देता है, ऑस्मोटिक डैमेज, जिसकी वजह से ये ऑस्मोटिक डैमेज हमें कहाँ पे ज़्यादातर देखा जा सकता है, हमें किडनी, और दूसरा हमें किस चीज़ में देख सकता है, न्यूरॉन्स में देखा जा सकता है ऑस्मोटिक डैमेज। अब आपको समझ आ रही कि ऑस्मोटिक डैमेज किसकी वजह से हो रहा था, क्योंकि सॉर्बिटोल की कम्युलेशन हो रही होती है विद एल्डोस रिडक्टेज। आपको पता है ग्लूकोज सॉर्बिटोल में चेंज होता है विद हेल्प ऑफ एल्डोस रिडक्टेज। और क्योंकि कुछ टिश्यूज में सॉर्बिटोल डीहाइड्रोजिनेस, सॉर्बिटोल जो नेक्स्ट फ्रुक्टोज में चेंज होने वाला एंजाइम होता है वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक सॉर्बिटोल की वजह से डैमेज होता है। ये मोस्टली आपको मैंने बताया किडनी की वजह होता है, न्यूरॉन्स में होता है। अब देखें न्यूरॉन्स में कैसे होता है, इस चीज़ को समझें। न्यूरोपैथी जो सिम्टम्स आ रही है, न्यूरॉन्स में क्या होता है, सॉर्बिटोल का क्या करवाता है, ऑस्मोटिक डैमेज करवा देता है, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ग्लोबोस्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिजीज़ हो जाती है, क्योंकि न्यूरॉन सही तरह काम नहीं कर रहे होते हैं। और दूसरा इसकी वजह से क्या होगा, ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है उसकी डीजनरेशन हो जाएगी, और जिसकी वजह से ऑटोनोमिक डीजनरेशन जो सिस्टम होता है एएनएस डैमेज होने की वजह से आपको गर्ड आता है डायबिटिक मेलाइटस में, और दूसरा हमारा गैस्ट्रो प्रेसिस आता है, और थर्ड हमारे पास क्या कम्प्लिकेशन आती है, डायबिटिक डायरिया होता है। अक्सर आपने भी देखा होगा जो पेशेंट के डायबिटीज़ मेलाइटस है उनका डायरिया कभी नहीं ठीक होता, उनका गट भी नहीं ठीक हो रहा था, क्योंकि बेसिकली उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, हम इमोडियम वगैरह टैबलेट्स लेते हैं, फ्लैजिल भी यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग यूज़ करते हैं डायरिया के लिए, इजैटो भी यूज़ कर रहे होते हैं, ये बेसिकली एक ब्रांड है इजैटो। तो इसमें क्या होता है, ऑटोनोमिक डीजनरेशन है, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें पेशेंट की डायबिटीज़ मेलाइटिस को कंट्रोल करना है। जैसे ही पेशेंट की डायबिटीज़ मेलाइटिस कंट्रोल होगी तो गर्ड है, गैस्ट्रोप्रेसिव डायबिटिक डायरिया पेशेंट का ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। ठीक है, अब इसमें न्यूरोपैथी आपको मैंने बता दिया, ये न्यूरोपैथी है। दूसरी इसमें चीज़ है कि मोटर और सेंसरी मैंने आपको बता दिया, ग्लोबल स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आपको ऑस्मोटिक डैमेज की वजह से हो रही होती हैं, और ऑटोनोमिक डीजनरेशन भी बता दिया मैंने, जिसकी वजह से गर्ड है, गैस्ट्रोप्रोसिव डायबिटिक डायरिया पेशेंट में आता है, और इसी तरह कैटरैक्ट की सिम्टम्स भी आ रही होती हैं पेशेंट में। ये बेसिकली डायबिटीज़ मेलाइटिस की कम्प्लिकेशन है। ये ज़्यादातर एग्जामिनर आपको वाइवे में पूछते हैं कि लार्ज वेसल डिजीज और स्मॉल वेसल डिजीज जो क्रोनिक कम्प्लिकेशन डायबिटीज मेलाइटिस